दोस्तों आज मैं मार्वल सीरीज की एक और मूवी एंटमैन को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो अगर आपको मूवी देखने के बाद कोई डॉट हुई होगी तो मुझे यकीन है इसे देखने के बाद आपके सारे डॉट्स क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों अब ज्यादा समय न लेते हुए चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत 1989 से होती है, जहां हैंक पिम नाम के एक साइंटिस्ट टोनी स्टार्क के पिता हॉवर्ड स्टार्क से मिलने आते हैं, क्योंकि स्टार्क का ही एक आदमी हैंक के रिसर्च लैब से उनका बनाया हुआ बहुत ही कीमती फार्मूला पिम पार्टिकल को चुरा कर अपने पास रख लिया था। इसलिए हैंक वहां आकर उस आदमी पर गुस्सा होने लगते हैं। साथ ही हैंक अपना इस्तीफा भी दे देते हैं। ये देखकर स्टार्क उन्हें रोकने की भी कोशिश करते हैं, पर हैंक नहीं रुकते। उनका कहना था वो मर जाएंगे पर अपना फार्मूला किसी के हाथ नहीं लगने देंगे। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, वो भी एक जेल में, जहां स्कॉटलैंड नाम का एक आदमी जेल से रिहा होने वाला था। इसलिए जेल के सारे दोस्त अपने स्टाइल में उसे अलविदा कहते हैं। बाद में जब स्कॉट जेल से बाहर आता है तो वहाँ लुइस, जो स्कॉट का दोस्त था, वो स्कॉट को लेने आया हुआ था। स्कॉट से मिलने के बाद लुइस फिर से अपने काम के बारे में स्कॉट को बताने लगता है, पर इस बार स्कॉट कोई भी गलत काम करने से मना कर देता है, क्योंकि अब वो दोबारा जेल नहीं जाना चाहता था। वो अब सिर्फ अपनी बेटी के साथ रहना चाहता था और कोई ढंग का काम करने वाला था, क्योंकि स्कॉट के पास इंजीनियरिंग की डिग्री थी। पर प्रॉब्लम ये थी कि सरकारी मेहमान को नौकरी देता कौन। इसलिए स्कॉट एक आइसक्रीम पार्लर में ही काम करने लगता है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद स्कॉट को वहां से निकाल दिया जाता है, क्योंकि आइसक्रीम पार्लर वाले को भी पता चल गया था स्कॉट एक चोर है। नौकरी खोने के बाद स्कॉट वापस अपने दोस्त लुइस के पास आता है। यहाँ पर स्कॉट की मुलाकात लुइस के दोस्त कर्ट और डेव से भी होती है, जिसमें कर्ट एक कंप्यूटर एक्सपर्ट था। वही लुइस को जब पता चलता है स्कॉट अपनी जॉब खो चुका है, तो वो फिर से लुइस को कहीं चोरी करने की बात करने लगता है, पर इस बार फिर से स्कॉट मना कर देता है। इसके बाद हमें हैंक को दिखाया जाता है, जो काफी बूढ़े हो चुके थे और वो किसी काम से अपने ही कंपनी पिमटेक में आते हैं। पर कमाल की बात ये थी कि हैंक यहाँ पर इनविटेशन मिलने पर आए थे, क्योंकि अब इस कंपनी का मालिक उनका ही एक असिस्टेंट डैरेन क्रॉस था और हैंक की बेटी हॉप थी, जो दोनों ही मिलकर हैंक को कंपनी से निकाल दिए थे, क्योंकि हैंक अपने फार्मूले के बारे में किसी को नहीं बता रहे थे। यहाँ आने के बाद डैरेन सभी को हैंक से इंट्रोड्यूस भी करता है और अपनी बनाई हुई एक पार्टिकल के बारे में लोगों को बताने लगता है, जिस पर डैरेन ने हैंक के कंपनी को छोड़ते ही रिसर्च करना शुरू कर दिया था, जो था एक कीड़े के आकार के सिपाही को तैयार करना, जिसे एंटमैन भी बोला जाता है। लेकिन हैंक के मुताबिक वो एक कहानी थी जो सिर्फ किस्से कहानियों में सुने जाते थे, पर डैरेन हैंक की कहानी एंटमैन से प्रेरणा लेकर एक ऐसा फार्मूला तैयार कर लिया था जिससे अभी सिर्फ चीजों को छोटा किया जा सकता था। लेकिन डैरेन हैंक की कहानी को सच बनाने के लिए उसने एक शूट पर काम करना शुरू कर दिया था और बना दिया था येलो जैकेट, जो इंसानों तक को भी छोटा कर सकता था। और तो और वो येलो जैकेट सिपाहियों के लिए हर तरह से जंग के मैदान में मददगार साबित हो सकता था, क्योंकि वो सूट इंसानों के हिसाब से भी छोटा होता और बड़ा हो सकता था, कहीं भी आसानी से घुस सकता था। इसलिए अब डैरेन इसकी पूरी आर्मी बनाने की सोच रहा था। तभी देखते हैं हैंक ये सब देखकर थोड़ा परेशान हो जाते हैं और डैरेन को ये सब राज ही रखने बोलते हैं, क्योंकि हैंक की भी जो कहानी थी वो झूठी अफवाह नहीं बल्कि एक सच्चाई थी, जिसे उन्होंने किसी वजह से राज रखा था। इसलिए हैंक डैरेन को भी इसे राज रखने बोलते हैं, पर डैरेन नहीं मानता और उसे बेचने के लिए लोगों से एडवांस भी लेना शुरू कर देता है। इधर हॉप से हैंक को पता चलता है डैरेन अभी इंसानों को छोटा नहीं कर सकता था, पर वो जल्द ही इस पर कामयाबी हासिल कर सकता था। इसलिए हॉप हैंक के बनाए हुए एंटमैन के सूट को दे देने बोलती है, ताकि हॉप खुद ही डैरेन का सारा किस्सा ही खत्म कर दे। पर हैंक हॉप को सूट देने से मना कर देते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही खतरा था। लेकिन इस काम को करने के लिए उन्हें एक आदमी जरूर मिल चुका था। तभी हमें स्कॉट को दिखाया जाता है, जो अपनी बेटी से मिलने आता है, क्योंकि आज उसकी बेटी यानी कैसी का बर्थडे था। पर मैगी, जो कैसी की मॉम थी, वो स्कॉट को वहां से चले जाने बोलती है। साथ ही वो स्कॉट को एक जिम्मेदार पिता बनकर आने बोलती है, क्योंकि स्कॉट अभी अभी जेल से छूट कर आया था, तो अभी उसके पास न कोई घर था, न कोई जॉब थी और न ही उसके पास पैसे थे जिससे स्कॉट कैसी की परवरिश कर सकता था। वही मैगी पैक्सटन नाम के किसी पुलिस वाले से शादी करने वाली थी, तो उसका कहना था पहले स्कॉट एक जिम्मेदार पिता बनकर दिखाए, तभी वो कैसी को ले जा सकता है। ये सुनने के बाद अब स्कॉट वहां से चला जाता है
और एक जगह पर रुककर हिसाब किताब लगाने लगता है। तो पता चलता है जितने पैसे वो कमाता है उतने में तो वो कैसे से 1 साल बाद मिल पाएगा, यानी 377 डेज बाद। ये सोचकर स्कॉट फिर से अपने दोस्त लुइस के पास आता है उस टिप के बारे में पूछने के लिए जो लुइस को कहीं से मिली थी। ये सुनकर लुइस भी खुश हो जाता है और पूरी कहानी बताने लगता है कि ये टिप उसे कहाँ से मिली। पर स्कॉट को कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन इतना जरूर समझ आता है कोई तिजोरी है एक बूढ़े आदमी के पास जिसमें बहुत सारा माल रखा हुआ है और वो बूढ़ा 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहा है। ये बातें करने के बाद सभी उसकी तैयारियों में भी लग जाते हैं, कार से लेकर ड्रेस तक सब कुछ का इंतजाम करने में। इसके बाद कट जाकर सबसे पहले घर के पावर सप्लाई को कट करता है, जिसके बाद स्कॉट भी आराम से दीवार को छलांग लगा देता है। इसके बाद स्कॉट बिल्डिंग पर ही चढ़कर अलार्म को भी बंद करता है और घर में प्रवेश कर जाता है। अंदर में स्कॉट को टैंक वाले रिंग की चाबी मिलती है, जिससे स्कॉट एक तिजोरी खोलता है तो देखता है उसमें फिंगरप्रिंट सेंसर लगे हुए थे। इसलिए अब स्कॉट उसी कमरे से घर के मालिक का फिंगरप्रिंट कलेक्ट कर तिजोरी को खोलता है। तभी अंदर में एक और तिजोरी रखी हुई मिलती है जो कार्बनडेल स्टील से बनी हुई थी। ये वही स्टील थी जिससे 1910 में टाइटैनिक को भी बनाया गया था। पर यह भी पता जरूर था ठंड में स्टील कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि टाइटैनिक इसी वजह से डूबा था। इसलिए अब स्कॉट तिजोरी में छेद कर अंदर में नाइट्रोजन डालकर उसे जमा देता है, जिससे तिजोरी का गेट एक झटके में ही टूटकर गिर जाती है। बाद में अंदर जाकर स्कॉट देखता है तो वहाँ कुछ भी नहीं था, ना पैसे थे, ना ज्वेलरी, ना ही किसी तरह के कोई कीमती सामान था तो बस एक पुराना सा मोटरसाइकिल सूट। ये देखकर स्कॉट थोड़ा अपसेट हो जाता है और उसी मोटरसाइकिल सूट को लेकर वहाँ से निकल जाता है। तभी वहाँ पर एक चीटी को देखते हैं जिसके ऊपर एक कैमरा लगा हुआ था और उसी कैमरे से हैंक सब कुछ देख रहे थे। इधर घर आने के बाद स्कॉट को समझ नहीं आता कोई उस सूट को तिजोरी में छुपाकर क्यों रखेगा। इसलिए स्कॉट उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट कर उसे पहन लेता है और बाथरूम के टब में खड़ा होकर खुद को मिरर में देखने लगता है। लेकिन जैसे ही वो हाथों में लगे बटन को दबाता है, स्कॉट टब में ही एक चींटी के आकार का हो जाता है। तभी थोड़ी देर बाद वहां पर लुइस भी आकर बाथरूम में लगे टब के नल को ओपन कर देता है, जिसके बाद जैसे ही टब भर जाती है स्कॉट टब से फ्लोर पर आकर गिर जाता है। बाद में स्कॉट फ्लोर के एक छेद से नीचे के फ्लोर में हो रहे एक पार्टी में पहुंच जाता है। इसके बाद स्कॉट वहां से भी सभी के पैरों से बचते हुए एक नाले में गिरकर किसी के घर में पहुंच जाता है, जहां एक चूहा उसके पीछे पड़ जाता है, जिस वजह से भागता हुआ स्कॉट किसी तरह से घर के बाहर निकल जाता है और एक कार पर जाकर गिर जाता है। कार पर गिरते ही स्कॉट अपने रियल साइज में भी आ जाता है, जिसके बाद तो स्कॉट उसी दिन रात में जाकर सूट को चुराए हुए जगह पर रख देता है। पर जैसे ही स्कॉट घर से बाहर आता है वहां पर पुलिस आ जाती है और उसे पकड़ लेती है। जब स्कॉट जेल में बैठा था तभी उससे मिलने एक लॉयर आता है जो कोई और नहीं हैंक थे। वहीं पर स्कॉट को हैंक से पता चलता है वो सूट हैंक का ही था। ये सुनकर स्कॉट हैंक से माफी मांगने लगता है, पर हैंक बताते हैं उन्होंने जानबूझकर स्कॉट तक वो टिप पहुंचवाई थी ताकि स्कॉट उस सूट को चोरी करने के लिए राजी हो जाए। इसके बाद हैंक स्कॉट को वापस से जेल जाकर किसी इशारे का इंतजार करने बोलते हैं, लेकिन स्कॉट को समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। तभी देखते हैं जब स्कॉट और हैंक बात कर रहे थे तो बहुत सारी चींटियां भी कैमरे को बंद की हुई थी। दूसरी तरफ डैरेन भी अपना एक्सपेरिमेंट जारी रखता है और छोटा बनाने की तकनीक पर काम करता रहता है, पर हर बार ही वो फेल होता जा रहा था, क्योंकि जिस पर भी वो एक्सपेरिमेंट करता वो चीज मिट्टी जैसी बन जाती, चाहे वो एक्सपेरिमेंट इंसान पर हो या फिर किसी जानवर पर। इधर जब स्कॉट जेल में अकेला था तभी एक चींटी उड़ती हुई उसी सूट को स्कॉट के पास लेकर आती है, जो वहाँ आते ही बड़ा भी हो जाता है। साथ ही वही चींटियां काउंट भी करने लगती है। ये देखकर स्कॉट भी जल्दी से सूट को पहन लेता है और वहाँ से बाहर भाग जाता है। इधर पुलिस वाले भी थाने में स्कॉट को ना पाकर उसकी खोजबीन शुरू कर देते हैं। वहीं जब स्कॉट बाहर आता है तो उसे लेने बहुत सारी चींटियां भी आई हुई थी। तभी हैंक स्कॉट को एक चींटी पर चढ़ जाने बोलते हैं। वैसे आपको बता दूं, स्कॉट जब से सूट को पहना था तब से वो हैंक से या हैंक उससे बातें कर सकते थे। इसके बाद हैंक उस चींटी को पुलिस की कार पर बैठाकर अपने पास लाने लगते हैं, लेकिन ज्यादा देर तक ऊंचाई में उड़ने की वजह से स्कॉट बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। बाद में जब स्कॉट की नींद खुलती है तो वो हैंक के घर में था और हॉप उसके सामने खड़ी थी। इसके बाद हॉप उसे नीचे आने के लिए बोलकर वहां से चली जाती है।
क्योंकि हैंक स्कॉट के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन जब स्कॉट बेड के नीचे देखता है तो वहाँ बहुत सारी जहरीली चींटियां थी। इसलिए अब स्कॉट वहाँ धीरे धीरे चलकर हैंक के पास पहुँचता है। यहाँ पर स्कॉट को पता चलता है हॉप ने स्कॉट को गिरफ्तार करवाया था। बाद में ये भी पता चलता है हैंक स्कॉट पर तब से नजर रखे हुए थे जब से स्कॉट ने विस्टा कॉर्प में चोरी की थी, क्योंकि विस्टा कंपनी की सिक्योरिटी हाई टेक्नोलॉजी से लैस थी, जिसे भी स्कॉट ने तोड़ दिया था। इसी वजह से हैंक स्कॉट से इम्प्रेस भी थे। लेकिन ये सब देख सुनकर स्कॉट को समझ ही नहीं आ रहा था वे लोग कौन हैं और स्कॉट से क्या चाहते हैं। इसलिए अब हैंक स्कॉट को अपने लैब में ले आते हैं और उसे अपना 40 साल पहले बनाया हुआ फार्मूला पिम पार्टिकल को दिखाते हैं, जिससे शूट को पावर मिलती थी। दरअसल 40 साल पहले हैंक स्टार कंपनी से अलग होकर पिमटेक नाम की एक कंपनी की शुरुआत की थी और अपने साथ काम करने के लिए एक असिस्टेंट भी रखा था, डैरेन क्रॉस। पर साथ में काम करते वक्त डैरेन को लगने लगा था हैंक उससे कुछ छुपा रहे हैं, क्योंकि उसने पिम पार्टिकल को लेकर कई तरह की अफवाहें सुनी थी। इसलिए डैरेन ने पिम पार्टिकल की नकल करना शुरू कर दिया था। पर जब हैंक ने उसकी कोई मदद नहीं की तो डैरेन हॉप के साथ मिलकर हैंक के खिलाफ साजिश कर उन्हें कंपनी से निकाल दिया। क्योंकि बोर्ड की चेयरमैन हॉप थी, इसलिए उसने भी हैंक के खिलाफ ही गवाही दी थी। लेकिन जब हॉप को पता चला डैरेन फार्मूले की नकल करने के करीब पहुंच चुका है तो वो वापस हैंक के पास आ गए। इसलिए अब हैंक स्कॉट को डैरेन के बनाए हुए येलो जैकेट को चुराने बोलते हैं और वहां के पूरे डेटा को बर्बाद कर देने बोलते हैं। साथ ही हैंक का कहना था अगर स्कॉट उनका काम कर देता है तो हैंक भी स्कॉट की मदद करने को तैयार थे, जिससे स्कॉट फिर से अपनी बेटी के साथ रह सकता था। पर स्कॉट बोलता है वो ये काम चींटियों से क्यों नहीं करवाते, क्योंकि वो तो चींटियों को अच्छे से कंट्रोल कर सकते थे। पर हैंक कहते हैं वो ये काम चींटियों से नहीं करवा सकते, क्योंकि चींटियों को एक काबिल लीडर चाहिए था जो हर नामुमकिन जगह पर आसानी से घुस सके। लेकिन ये काम करने में अब भी स्कॉट को थोड़ा परेशानी हो रही थी। तभी वहाँ पर हॉप भी आती है और खुद ही शूट को चुराने की सोचती है, क्योंकि वो पूरी जगह को अच्छे से जानती थी। ऊपर से वो डैरेन के साथ काम भी कर चुकी थी तो डैरेन को उस पर शक भी नहीं होता। पर हैंक हॉप को ये काम करने से मना कर देते हैं, इसलिए हॉप गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। ये देखकर स्कॉट हैंक को खुद ही ये काम करने के लिए बोलता है। पर हैंक भी खुद किसी कारण से एंटमैन के सूट को नहीं पहन सकते थे, इसलिए वो स्कॉट को ही एंटमैन का सूट पहनने बोलते हैं। तभी से स्कॉट की एंटमैन बनने की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। ट्रेनिंग के दरमियान स्कॉट को चुटकियों में छोटा और बड़ा बनना था। साथ ही स्कॉट को अपने साथियों के बारे में भी सीखना था, जो थी चींटियां। तो अब स्कॉट उसके साथ भी रहने की ट्रेनिंग लेने लगता है। कुछ दिन तक ट्रेनिंग करने के बाद भी स्कॉट चींटियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, तो हॉप खुद ही ट्रांसमीटर लेकर चींटियों को कंट्रोल करने लगती है और गुस्से में पूरे घर में ही अंधेरा कर देती है। ये देखकर हैंक हॉप पर गुस्सा हो जाता है, तो हॉप फिर से ही हैंक पर गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। पर इस बार स्कॉट हॉप के पास आकर उसे समझाने की कोशिश करता है, क्योंकि हॉप को लग रहा था उसके मॉम के जाने के बाद हैंक अपनी बेटी यानी हॉप से दूर रहने लगे थे। पर स्कॉट समझाता है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ हॉप को खोने से डरते हैं। ये सुनकर हॉप भी थोड़ा शांत होती है। बाद में वो खुद ही चींटियों को कंट्रोल करने के बारे में स्कॉट को बताने लगती है। तो इस बार स्कॉट भी चींटियों को कंट्रोल करना सीख जाता है और वहीं पर रखे हुए एक सिक्के को चींटियों की मदद से घुमा देता है। इसके बाद जब स्कॉट और हॉप घर आते हैं तो हैंक भी बताते हैं 1987 में जब वो किसी मिशन पर गए थे तो साथ में उनकी वाइफ वास्प भी गई थी। मिशन में अमेरिका के तरफ आ रहे एक मिसाइल को डिफ्यूज करना था, पर उसे डिफ्यूज करना मिसाइल के अंदर से ही पॉसिबल था। इसलिए वास्प खुद ही छोटा होकर मिसाइल के अंदर चली गई थी और रेगुलेटर को ऑफ कर दिया था, जिस वजह से वो मिसाइल को तो बचा ली पर वो खुद क्वांटम रियल्म में फंस गई थी। इसलिए हैंक हॉप से 10 सालों तक दूर रहकर क्वांटम रियल्म की पढ़ाई की ताकि वो वास्प को वापस ला सके, पर वो नहीं ला पाए थे। ये सब बातें सुनकर हॉप भी हैंक से माफी मांगती है, क्योंकि उसने हैंक को गलत समझा था। पर वो तो सिर्फ हॉप को इन सब से दूर रखना चाहते थे, क्योंकि हैंक अपनी वाइफ की तरह अपनी बेटी को नहीं खोना चाहते थे। सब कुछ ठीक होने के बाद स्कॉट भी अपनी ट्रेनिंग पूरी कर लेता है। वो झट से छोटा होकर दरवाजे से निकलना सीख जाता है। इसके बाद स्कॉट का पहला काम था हॉगवर्ड स्टार के पुराने गोडाउन से किसी तरह के यंत्र को चुराना, जिसे हैंक ने बनाया था जब वो शील्ड में काम किया करते थे। लेकिन जब स्कॉट वहां जाने के लिए
प्लेन से छलांग लगाता है तो देखता है वो जगह स्टार्क के बजाय एवेंजर्स ने ली हुई थी। ये देखकर हैंक मिशन को अबॉर्ट कर देने बोलते हैं, पर स्कॉट नहीं मानता और छत पर ही छलांग लगा देता है। लेकिन तभी वहां पर एक एवेंजर फाल्कन भी आ जाता है, जो स्कॉट को घुसपैठिया समझकर उस पर हमला करने लगता है। कुछ देर तक दोनों के बीच भागदौड़ और मारपीट करने के बाद स्कॉट भी जल्दी से वहां के वेयर हाउस में प्रवेश कर जाता है। लेकिन जैसे ही फाल्कन अंदर आता है, स्कॉट उसके सूट में ही घुसकर उसे खराब कर देता है और फिर वो वहां से भी निकल जाता है। बाद में स्कॉट जैसे ही हैंक के पास आता है, हैंक उस पर गुस्सा करने लगते हैं क्योंकि स्कॉट की वजह से उनका सारा प्लान फेल हो गया था। पर तभी स्कॉट वो चीज भी निकाल कर हैंक को दे देता है जिसे वो लाने गया था। ये देखकर तो हैंक भी बहुत खुश हो जाते हैं। बाद में जैसे ही सभी आगे की प्लानिंग करने लगते हैं, वहाँ पर डैरेन भी आ जाता है, पर वो हॉप को नहीं देख पाता। तभी हॉप को पिमटेक कंपनी के नक्शे के बारे में याद आती है जो वहीं पर रखी हुई थी, इसलिए स्कॉट जाकर चीटियों से ही उसे फोल्ड करवा देता है। इधर डैरेन फिर से हैंक को इनवाइट करने आया था क्योंकि डैरेन जिस फॉर्मूले पर काम कर रहा था वो कामयाब हो चुकी थी और डैरेन एक जानवर को छोटा भी बना चुका था। इसलिए डैरेन उस फॉर्मूले को अगले ही दिन सेल करने वाला था और इसी को दिखाने के लिए वो हैंक को पिमटेक में आने के लिए इनवाइट करता है। इसके बाद डैरेन वहां से निकलकर हॉप को फोन कर बताता है वो पूरी कंपनी में सिक्योरिटी को 3 गुना बढ़ा रहा है क्योंकि शायद वो हैंक के इरादे समझ चुका था, जिस वजह से स्कॉट का दरवाजे से अंदर जाना और भी मुश्किल था। इसलिए अब स्कॉट वाटर सप्लाई पाइप से पिमटेक कंपनी में जाने की सोचता है, पर उसके लिए किसी को कंट्रोल रूम से पानी के प्रेशर को कम करना था, जो हॉप और हैंक तो बिल्कुल नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्हें इस काम के लिए और भी लोगों की जरूरत थी। तो अब स्कॉट अपने तीनों दोस्तों को भी इस मिशन में शामिल कर लेता है, पर उन तीनों पर हैंक को भरोसा नहीं हो रहा था, जिस पर स्कॉट भी हैंक को समझाता है वो तीनों ये काम कर लेंगे। अगले दिन सभी प्लान के अनुसार अपने अपने जगह पर भी पहुंच जाते हैं, जिसमें कर्ट और डेव बाहर से सिस्टम को हैक करते हैं और लुइस सिक्योरिटी गार्ड बनकर पिमटेक में चला जाता है और पानी के प्रेशर को कम कर देता है। जिसके बाद स्कॉट भी बाहर से वाटर सप्लाई पाइप में प्रवेश कर चींटियों की मदद से पाइप द्वारा होते हुए बाथरूम के नल से बाहर भी आ जाता है। स्कॉट के आते ही बहुत सारी चींटियां भी वहां आ जाती हैं और सर्वर रूम के पास तैनात गार्ड को बेहोश कर देती हैं। तो हॉप भी आसानी से सर्वर रूम में जाकर हैंक के मशीन को लगा देती है, जिससे सिस्टम का सारा एक्सेस बाहर में खड़े स्कॉट के दोस्तों को मिल जाती है। दूसरी तरफ हैंक भी जैसे ही पिमटेक में आते हैं, पुलिस वाले उनसे कुछ पूछताछ करने के लिए बाहर ही रोक देती है क्योंकि उन्हीं की वजह से ही तो स्कॉट जेल से भागा था। ये देखकर तो डेव पुलिस वाले की कार लेकर भागने लगता है, जिससे पुलिस वालों का ध्यान भटक जाता है और हैंक आसानी से अंदर चले जाते हैं। हैंक के अंदर आते ही डैरेन हैंक और हॉप दोनों को वहीं ले जाता है जहां पर उसने येलो जैकेट को रखा था। कुछ देर बाद वहां पर येलो जैकेट के खरीदार भी पहुंच जाते हैं जो हाइड्रा के ही लोग थे। वहीं स्कॉट भी अपनी चिट्ठियों के साथ सर्वर रूम में पहुंचकर पूरे सर्वर को ही बर्बाद कर देता है। साथ ही पूरे सर्वर के पास छोटे छोटे बॉम्ब भी लगाकर उसे बड़ा कर देता है और सारे बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है। इसके बाद स्कॉट खुद भी उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर येलो जैकेट रखी हुई थी और लेजर के बंद होने का इंतजार करने लगता है। पर बाहर उसके दोनों दोस्त जो थे वो पुलिस वालों से पकड़े जाते हैं, पर किसी तरह कट लेजर को हटाने में कामयाब हो जाता है। लेजर के हटते ही जैसे ही स्कॉट शूट के पास पहुंचता है, शूट को डैरेन बाहर खींच लेता है, जिस वजह से स्कॉट गोले में ही फंस जाता है। तभी यहाँ पर पता चलता है डैरेन ये सब जानता था, साथ ही वो स्कॉट को भी जानता था, इसलिए उसने पहले से भी सब कुछ इंतजाम कर रखा था। ये सब देखकर हैंक फिर से डैरेन को सूट बेचने से मना करने लगते हैं, पर डैरेन हैंक की एक नहीं सुनता और उन पर बंदूक लगा देता है। ये देखकर हॉप भी डैरेन को धमकाने लगती है। तभी यहाँ पता चलता है जिस दिन डैरेन हैंक के घर आया था उसने हॉप को वहाँ देख लिया था, इसलिए उसने जानबूझकर हॉप को कॉल कर सिक्योरिटी के बारे में बताया था। ये बोलने के बाद डैरेन हैंक को ही मारने लगता है, लेकिन तभी स्कॉट भी शीशे को तोड़कर बाहर आ जाता है। बाद में कुछ देर तक यहाँ पर भी मारपीट होने के बाद हैंक को गोली लग जाती है। साथ ही मौका पाकर डैरेन येलो जैकेट को भी लेकर भागने लगता है। तो अब स्कॉट भी उसके पीछे जाने लगता है, पर उसके लोग स्कॉट पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन वहां पर लुइस भी आकर सभी को शांत कर देता है। जिसके बाद स्कॉट फिर से डैरेन को रोकने चला जाता है। इधर कुछ देर बाद धमाका होने वाला था, तो हैंक भी अपने साथ लाए टैंक की रिंग को बढ़ाकर बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं और तभी जोर का धमाका भी हो जाता है। पर सारा धमाका एक छोटे से चिंगारी में तब्दील हो जाती है।
तभी हमें डैरेन को दिखाया जाता है। जैसे ही डैरेन हेलीकॉप्टर से जाने लगता है, वहां पर स्कॉट भी पहुंच जाता है और हेलीकॉप्टर में ही प्रवेश कर जाता है। इसके बाद कुछ देर तक यहाँ पर भी फाइट होने के बाद डैरेन मौका पाकर अपनी येलो जैकेट को भी पहन लेता है, जिसके बाद तो अब दोनों ही चींटी के ही आकार में फाइट करने लगते हैं और एक सूटकेस में बंद हो जाते हैं। पर तब भी दोनों सूटकेस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं। बाद में वो सूटकेस भी हेलीकॉप्टर से नीचे एक स्विमिंग पूल में गिर जाती है, लेकिन फिर भी दोनों बाहर निकलकर फाइट करने लगते हैं। तभी मौका पाकर स्कॉट डैरेन को एक रैकेट से भी मार देता है, जिससे डैरेन एक बल्ब में फंसकर बेहोश हो जाता है। लेकिन तभी वहां पर पुलिस वाले भी पहुंच जाते हैं और स्कॉट को बेहोश कर ले जाने लगते हैं। दूसरी तरफ डैरेन को जैसे ही होश आता है, वो स्कॉट की बेटी कैसी के पास पहुंच जाता है। वहीं जब स्कॉट को होश आता है, तभी उसे रेडियो से पता चलता है पुलिस वालों के घर पर कोई हादसा हो गया है। इसलिए अब पुलिस वाले और स्कॉट उसी जगह पर पहुंच जाते हैं। पर पैक्सटन स्कॉट को गाड़ी में ही लॉक कर कैसी को बचाने चला जाता है, लेकिन फिर भी स्कॉट किसी तरह से अपने हेलमेट तक पहुंचकर खुद को छुड़ा लेता है और फिर कैसी तक भी पहुंच जाता है। इसके बाद फिर से यहाँ पर दोनों के बीच चींटियों के साइज में ही लड़ाई होती है। इसी दरमियान जब भी स्कॉट नीले बटन को फेंक कर डैरेन को बड़ा करने की कोशिश करता, डैरेन हर बार बच जाता, पर घर की चीजें जरूर बड़ी हो जाती, जैसे कि एक चींटी जो कुत्ते के आकार की हो जाती है, फिर घर का एक खिलौना जो एक ट्रेन बन जाती है। वहीं कुछ देर लड़ने के बाद डैरेन जैसे ही कैसी को मारने लगता है, स्कॉट भी मौका पाकर उसके सूट में ही घुस जाता है और अंदर से पूरे सूट को ही तबाह कर देता है, जिस कारण दोनों ही वहां से गायब हो जाते हैं। तभी हम स्कॉट को भी देखते हैं, जो वो भी क्वांटम रियल में जाकर फंस चुका था। लेकिन कुछ देर बाद वहां पर स्कॉट को कैसे की आवाज सुनाई देने लगती है, जो उसे बुला रही थी। इसलिए अब स्कॉट बड़ा करने वाले बटन को रेगुलेटर में ही डालकर एक्टिवेट कर देता है, जिस कारण तो स्कॉट वापस कैसे के पास भी पहुंच जाता है और फिर फाइनली जाकर सब कुछ शांत हो जाती है। अगले दिन हैंक स्कॉट से वही क्वांटम रियल्म के बारे में कुछ बताने के लिए बोलते हैं, पर स्कॉट को उस वक्त की कोई भी बातें याद नहीं थी। पर हैंक इस बात पर जरूर खुश थे कि स्कॉट क्वांटम रियल्म में जाकर वापस आ गया था। इसलिए अब हैंक ये भी सोचने लगे थे कि क्या उनके वाइफ के लिए भी क्वांटम रियल्म से आना पॉसिबल है। इसके बाद जब स्कॉट कैसी के पास आता है, तो पैक्सटन भी उसे बताता है उसके ऊपर लगे भागे जाने के सारे आरोप को हटा दिया गया है, जिस कारण अब स्कॉट पूरी तरह से पुलिस से सुरक्षित है। ये सुनकर स्कॉट भी खुश हो जाता है। कुछ देर बाद वहां पर फिर से लुइस का कॉल आता है, जो स्कॉट को मिलने के लिए बुलाता है। तभी स्कॉट को पता चलता है कोई एवेंजर का एक आदमी स्कॉट को ढूंढ रहा है, जो कोई और नहीं फैल्कन था। और फिर इसी के साथ ये मूवी भी खत्म हो जाती है। अगले मिड क्रेडिट सीन में देखते हैं डॉक्टर हैंक पिम इस बार अपनी बेटी होप को लैब में लाते हैं और उसे एक नए सूट को दिखाते हैं, जिस पर हैंक और उनकी वाइफ सालों से काम कर रहे थे, पर वास्प उसे कभी इस्तेमाल नहीं कर पाई थी। इसलिए हैंक वो सूट अपनी बेटी होप को ही दे देते हैं। आगे लास्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है जहाँ फाल्कन कैप्टन के दोस्त बनी को उनके पास लाता है, जो बहुत ही जख्मी हालात में था। इसलिए अब दोनों यहाँ पर किसी की मदद लेने की सोचते हैं, जो शायद एंडमैन की ही बात कर रहे थे। और फिर इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो कमेंट कर जरूर बताना, और अगर इसी तरह के और भी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो कमेंट कर भी जरूर बताना। दोस्तों, मिलते हैं नए मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। जय हिंद।